पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त मुल्क भी मुतहरिक। सऊदी अरब के वजीर पाकिस्तानी वफ्द 14 मार्च को भारत जाएगा। करतारपुर राहदारी मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। भारतीय दरखास्त पर इजलास अमृतसर में होगा। इलेक्शन से पहले अदम बर्दाश्त इंतहा पर। भारत में मंसूबे पर नाम की तख्ती लगाने पर झगड़ा। बीजेपी के मेंबरान असेंबली भरी तकरीब में गुत्थम गुत्था, जूते और घूंसों की बरसात। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के केसेस में इजाफा। मुसलमान दलितों और कबायलियों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर का इंकशाफ। तकसीम करने की पॉलिसी से मुआशी मफादात को धचका लगने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तज़हीक कबूल नहीं, हुकूमत इलाज के नाम पर सियासत कर रही है। अब अस्पताल नहीं जाऊंगा, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौक़िफ़ पर। इत्तेहाद का तासुर जाए दुनिया को जी, और तासुर रहे भी और इत्तेहाद भी रहे। अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर को, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कामयाब प्राइम मिनिस्टर, जो बुरी तरह हो रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और आज आपकी जो करंट गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है ये उसके 5 साल के किए हुए कामों को एंजॉय कर रही है, जिसको ये अक्सर कहते हैं कि बड़ी बुरी हालत में इकॉनमी मिली। इन्हें फिर पता ही नहीं है कि बुरी हालत की इकॉनमी होती क्या है। मैं उस तरफ आऊँगा, आज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स असद उमर साहब ने दिए वो आपके सामने रखूँगा आगे चल के। अब एक शख्स जो आपके मुल्क में 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा, जिसने एक मार्शल लॉ का सामना किया, और मार्शल लॉ ने अगर करप्शन साबित कर सकती होती तो कर दी होती। आपने उसके उस टेन्योर की करप्शन पकड़ के आपने उस पर केसेस बनाए जिस टेन्योर में वो कोई बिजनेस नहीं किया करता था, वो सिर्फ गवर्नमेंट रन करता था। और उन केसेस में जिनमें आपकी अदालतें भी इस तरह के फैसले सुना रही हैं जिन फैसलों में कहा जा रहा है कि करप्शन के सबूत नहीं मिले, ताहम लिविंग बियॉन्ड मीन्स, ये लिविंग बियॉन्ड मीन्स का एक जुमला जो है पाकिस्तान के अंदर, आप किसी शख्स पे भी जिसकी तनख्वाह पर थोड़ा बाइज्जत तरीके से छोड़ दें, जिसके चाहने वालों की तादाद आपको पता है कि पंजाब के अंदर रहने वाले 11 करोड़ अवाम में से एक बड़ी तादाद उसके साथ है जो 7 करोड़ से तजावज़ करती है। आप एक ऐसे लीडर को किस वजह से जेल में रख के अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, मुल्क में इत्तेहाद नहीं होने दे रहे। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ सर कि वो कह रहे हैं कि इंसल्टिंग है जिस तरह मेरे से रवैया होता है कि मुझे जिना हॉस्पिटल ले गए, सर्विसेज हॉस्पिटल ले गए। यही जो है आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि यार जहाँ पे हार्ट का है वहाँ पे उनको जो है वो शिफ्ट किया जाए, उधर वो नहीं लेके जाते, उस तरफ वो ले जाते हैं। अब मियाँ साहब का जो इस वक्त मूड है, देखिए ना, एक बंदा बीमार है और इस हालत में है, और फिर जो मरियम बीबी ने बताया कि अंजाइना के अटैक्स 4 अटैक हुए, एक उनके सामने हुआ, तो इसके अंदर मियाँ साहब जो अब नहीं जा रहे जेल में, ये उनकी ज़िद है। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे रहा होता है जिसने ज़िंदगी में इतनी अरूज देखे होते हैं और जिसने एक नेशन के लिए डिलीवर भी किया होता है, वो अपनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त करता। वो इंसल्ट को तरजीह देता है कि मैं मौत कबूल कर लूँ, इंसल्ट ना लूँ। मियाँ साहब उस स्टेज पे जा चुके हैं कि वो अब मेंटली वो स्टेज पे हैं जहाँ मौत कबूल है लेकिन इंसल्ट कबूल नहीं। हुकूमत को अब यहाँ पे क्या, ये स्टेज जो है ना, ये हर उस बड़े अहम बंदे पे आती है जो इस लेवल से हटाया जाता है और जिस तरीके से हटाया जाता है वो अब हुकूमत तो ये देखे ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनकी तिब्बी बुनियादों पे थी जो रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा जी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस जो है वो नहीं है और इलाज इनका जो है वो यहाँ पर जो है पॉसिबल है। अब जो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने करना है उस उनकी ज़मानत के हवाले से तिब्बी बुनियादों पर। हुकूमत क्या कर सकती है, यानी कि अब इस वक्त लोग जो है वो हुकूमत के सामने जो है वो कह रहे हैं कि यार तुम कुछ खुदा का खौफ देखें, पाकिस्तान के अंदर जो लोग इंसाफ के फैसले करते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि
जब तक वो इसका मतलब लिया जाए कि नवाज शरीफ को अब छोड़ देना चाहिए और उसको मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी जेल में दे दे और उसके बाद एक रिएक्शनरी जो सिचुएशन हो उसे गवर्नमेंट संभालती फिरे। मरियम बीबी ने जो कल ट्विटर के ऊपर जो उन्होंने स्लोगन रेज़ किया था वो था फ्री नवाज शरीफ। अब आपने कहा कि मियां साहब जो है वो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में जा चुके हैं, वो अब उनके लिए नहीं है। अब जो पार्टी है, देखें ना, मियां साहब ने एक गुफ्तगू में ये भी कहा था कि यार मुसीबतें झीलूँ मैं और एंजॉय करें बाकी सारे। ये ऑन रिकॉर्ड जो है ये उनका मौजूद है, इसी कैदो बंद के सोबतों के दौरान ये जुमला। इस हद तक पता चल गया है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि मियां साहब जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकते हैं, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बदकिस्मती ये है कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की। उनके पास वोटर भी है, सपोर्टर भी है, वर्कर नहीं है। तहरीकें वर्कर चलाते हैं। यही वजह है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को कोई डर नहीं है। उन्हें पता है जब वर्कर नहीं है तो ये जो 10, 12, 15 लीडर जो बोलेगा उसको नैब से अंदर उठवा देंगे। साद रफीक के बोलने का ख़तरा था, नैब से उठवा लिया। शहबाज शरीफ का लीडर बनने का डर था, नैब से उठवा लिया। कोई और बोलेगा वो भी नैब से उठा लिया जाएगा। तो ये काम नहीं। वो अमन का प्रचार जो है वो कर रहे हैं, आगे चल के डिस्कस भी करना है हमने हिंदुस्तान के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है। तो इन हाउस जो है वो कोई अमन की ज़रूरत नहीं है खान साहब को। कोई इस हवाले से कोई उनको किसी ने सलाह दी है कि खान साहब को अपने कार दे अंदर भी कोई अमन व अमान? दिलचस्प बात यह है कि खान साहब को सियासत में लाने वाले नवाज शरीफ हैं। ये कैसे जी? ये तो खान साहब की अपनी स्ट्रगल है, 22 साल। उन्होंने खुद तस्लीम किया हुआ कि मुझे पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ लेके आए हैं। वो अच्छा, वो कैसे? उसका क्लिप भी है, मैं आपको दे दूंगा, किसी दिन चला दीजिएगा। उन्होंने कहा था, उन्होंने तो कहा था ना मुझे ज्वाइन कर लें, 20 सीटें आपको मैं दे देता हूँ। पॉलिटिक्स में लाने वाले वो हैं। पॉलिटिक्स में आने का फैसला करने के बाद खान साहब को जिन्होंने हाईजैक किया उन्होंने मशवरा दिया कि आप अलग पार्टी बनाएं। और तो सोचते होंगे कि खान साहब इतना सोचने पे टाइम नहीं ज़ाया करते, या इस इशू के ऊपर वो सोचना नहीं चाह रहे। नहीं, वो किसी इशू पे भी सोचने में टाइम नहीं ज़ाया करते। मैं आपको एक इसका वो इजहार भी कर चुके हुए हैं कि बातें तो उन्हीं की करते हैं। अगर वो सोच के कर रहे हों तो उन्हें अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉलिटिक्स मजबूत करने के लिए उन्हें पंजाब में अपना बसेरा करना चाहिए। पंजाब में बसेरा करने के लिए उन्हें पंजाब में डिलीवरी का निज़ाम बनाना चाहिए। अगर डिलीवरी का निज़ाम चाहिए तो फिर ऐसा वज़ीर आला देना चाहिए जो वज़ीर आला डिलीवर कर सके। और इसके साथ वो तमाम इक़दाम करने चाहिए कि वो लोग जिनका नवाज शरीफ के साथ ज़हनी हमानगी है उनका रुझान इमरान खान के साथ हो जाए। लेकिन वो इस सारे काम पे तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि सोचने में वो बिलीव नहीं करते। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आज असेंबली के अंदर एहसन इकबाल साहब जो है करंट सिनेरियो को उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कैसे मुंसलिक किया कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगते रहे पाक भारत ताल्लुकात को लेकर, मोदी के यार को लेकर, और उन्होंने इसका आगाज़ किया वाजपेयी के लाहौर विज़िट से। तो वो ज़रा सुनिए, फिर मैं इसके ऊपर आपसे जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। भारत राफ किया और नवाज शरीफ ने वाजपेयी के साथ दोस्ती कर ली है। फिर वही वजीर आजम था कि जिसके पास भारत का वजीर आजम मोदी चल के लाहौर मिलने के लिए आया। तो यही हमारे दोस्त नारे लगाते थे मोदी का यार। और आज वही मोदी जब हमारे वजीर आजम की बेबसी देख के मुझे यहां पे दिल किया कि मैं फट पड़ूं कि एक न्यूक्लियर कंट्री का वजीर आजम इस ऐवान के अंदर खड़ा होकर कहता है कि मैं भारत के वजीर आजम को फोन कर रहा हूं और सही कराते हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती करते। उन्होंने कार बुला लिया सी ते जड़ा वो फोन नहीं चुकता पाया। हालात तब्दील नहीं है सर इस वक्त। मैंने कहा है ना कि सोच के तो काम नहीं किया जा रहा ना, रिएक्शन के तौर पर काम किया जा रहा है। जो भी काम हो रहे हैं वो हालात अनफोल्ड होते हैं और उन हालात के अनफोल्ड होने पर एक रिएक्शन दिया जाता है और वो रिएक्शन ये भी नहीं पता चलता किस तरफ से आया है। वो खान साहब का अपना फैसला है या वो किसी का मशवरा है। खान साहब को चाहिए इस पे तवज्जो दें, ये संजीदा मामला है।
इस संजीदा मामले में अगर वो फोकस करेंगे, एक दफ़ा सोच के इसको देखेंगे कि मुझे फ़ायदा किस में है और मुल्क को फ़ायदा किस में है, तो उन्हें डिसअपेयर करवाएं। और वो डिसअपेयर जेल में रख के नहीं करवा सकते, और जेल में अगर उनकी मौत हो जाती है तो वो सारी उम्र उसे डिसअपेयर नहीं करवा सकेंगे, फिर उनकी गवर्नमेंट का टेन्योर भी शॉर्ट हो जाएगा। ये उनके सोचने का काम है, हम तो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। हमारा मशवरा ये होगा कि आपके पास इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ने का काम है जो जंग बैक वक्त एक तरफ से ईरान ने आपको धमकी दी कि हम भी अटैक करेंगे, जो खबरों में आई और फिर आके चली गई। एक तरफ से इजराइल आपको धमकी देता है और एक तरफ से भारत आप पे अटैक करता है, और भारत से आपका अटैक का माहौल जारी है। और कल के इजलास में भी, जलसे में भी, परसों के जलसे में भी आपके नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि मैं घुस के मारूंगा और मैं बदला लिया करता हूं और मैं छोड़ा नहीं करता। आप एक ऐसे दुश्मन से इस वक्त नबरद आजमा हैं और इंटरनली आपकी इकॉनमी शटर हुई है। आपने इकोनॉमी के मुहाज में जो इस वक्त आपको बेबसी का सामना है, वो सबसे पहला आपकी बेबसी ये है कि आपकी टैक्स कलेक्शन, आपने कहा था मैं 8,000 अरब ले जाऊंगा और वो 3800 अरब पे है इस वक्त। इसको 8,000 पे आप यकदम लेके जाने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी। आपके टैक्स कलेक्टर जितना जोर लगा के कलेक्ट कर रहे हैं उतना टैक्स कम हो रहा है, क्योंकि बिजनेस करने का रुझान कम हो रहा है। तो आपको इकोनॉमी को हैंडल करना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करना है, आपको पूरी दुनिया के लगाए गए इल्ज़ामात को हैंडल करना है। और आप एक मसला नवाज शरीफ का भी उठा के बैठे हुए हैं जिस पे अगर करप्शन साबित होनी होती तो मुशर्रफ ने कर दी होती। मुशर्रफ ने बिला वजह ये केसेस वापस नहीं लिए थे, कोई करप्शन का केस मुशर्रफ उन पे साबित नहीं कर सके थे। और मुशर्रफ की तो उनसे आपको पता है एक जिंदगी और मौत की दुश्मनी थी। 36 का